दोस्तों ग्रुप डी की पोस्टों का आप सभी को काफ़ी दिनों से इंतजार था और CN 08 2024 आ चुका है और 22 जनवरी से 23 फरवरी तक फॉर्म आपके भरे जाएंगे और उसके बाद में मॉडिफिकेशन का भी टाइम दिया हुआ है और वो टाइम है 25 फरवरी से 6 मार्च तक का आपको मॉडिफिकेशन का टाइम दिया है और 250 रुपये इसमें पैसा लगेगा। उसके अलावा उसके बाद में मॉडिफिकेशन का आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। आगे देखिए 18,000 इनिशियल पे है और 18 वर्ष से 36 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज को अपने काउंट करना है कब से, 1 जनवरी 2025 से अपनी एज को काउंट करना है। और टोटल पोस्ट हैं 32,438। किस डिवीजन में कितनी है, किस जोन में कितनी पोस्ट हैं, अभी देखेंगे। ये देखिए कुछ कैंडिडेट पूछते हैं कि हमारी ग्रेजुएशन हो रही है, हमारा डिप्लोमा हो रहा है या फिर अभी से रिजल्ट वेटिंग में है, तो उनके लिए इसमें क्लियर दे दिया है कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी कि 22 फरवरी के बाद में अगर किसी का रिजल्ट आने वाला है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, उसको फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहिए। 22 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ रहा है तो आपको फॉर्म भर देना चाहिए। अभी 10th पास पर ये वैकेंसी है तो आप सभी को इसकी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और नेम वाली प्रॉब्लम है तो नेम के लिए भी इसमें दिया हुआ है, किसी का नेम चेंज होता है या फिर कुछ गलतियां हैं तो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में सर्टिफिकेट में जो नाम है वही नाम आपको इसके फॉर्म में डालना है, वही सही माना जाएगा। बाकी और किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई नाम है तो उसको चेंज करा लो, 10th क्लास के अकॉर्डिंग आपका नेम सही माना जाएगा। किसी को नेम चेंज करवाना है तो उसकी जानकारी मैं एक वीडियो डाल करके पहले ही दे दिया था। 2 4 5 6 दिन में आप अपना नेम भी चेंज करवा सकते हैं। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये देखिए 6/6 सबसे ज़्यादा हार्ड जो होता है ALP के लिए होता है। उसके बाद 6/9, 6/9, 6/12 ये सब हैं। तो आप देख लीजिए A2 A3 A1 होता है 6/6 वाला, तो A2 A3 और इसके बाद में है B1 B2 C1 C2। तो इस तरीके से आप देख लीजिए 6/9 6/12 और 6/18 तक भी इसमें है। तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख लेना, आप फिट हैं या नहीं अपनी पोस्ट के हिसाब से। आगे पोस्ट भी, अब ये जो OBC वाले या फिर SC ST के कैंडिडेट इनको अगर छूट दी जाती है तो इस तरीके से छूट दी जाती है। एज में आप लोग देख सकते हैं। अब एज कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम है तो इसमें लोअर एज का भी दिया हुआ है। उसमें है UR EWS के जो कैंडिडेट हैं उनको 2 जनवरी 1989 और OBC के कैंडिडेट को है 2 जनवरी 86, SC ST है 2 जनवरी 84 और उसके बाद में है फॉर ऑल कम्युनिटीज़ कैटेगरी सभी जो नॉर्मल एज है वो है 1 जनवरी 2007 तक के इसमें कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस आप देख लीजिए, जनरल साइंस मैथमेटिक्स 25-25 नंबर है, रीजनिंग 30 नंबर है, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर है 20 नंबर, टोटल क्वेश्चन आएंगे 100 और 100 नंबर के रहेंगे, 1/3 नेगेटिव रहेगी। और इसमें क्या है 30% SC के लिए, 30% ST के लिए, 30% UR और EWS के लिए 40-40% पासिंग मार्क्स नंबर चाहिए कम से कम। फिजिकल की बात करते हैं। देखिए मेल कैंडिडेट के लिए 35 केजी वजन उठा करके 100 मीटर की दूरी तय करनी है, 2 मिनट का समय मिलेगा। 1 चांस विदाउट पुटिंग द बैग यानी कि बिना बैग रखे एक ही चांस आपको मिलेगा। उसके बाद में जो रनिंग होगी वो 1000 मीटर की यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी, समय मिलेगा 4 मिनट 15 सेकेंड। वहीं फीमेल के लिए 20 केजी का वजन है, 100 मीटर की दूरी है, समय सेम है 2 मिनट। और इसमें भी वजन एक भी बार आपको रखना नहीं है, एक ही बार में करना है और एक ही चांस है। और जो रनिंग है वो है 1000 मीटर की, लेकिन समय इसमें बदल दिया है, 5 मिनट 40 सेकंड का समय इनको दिया जाएगा। ये देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए दिया हुआ है, इसमें फिजिकल उनको पास, फिजिकल की छूट उनको दी हुई है, टेस्ट पास करना है और उनको मेडिकल भी पास करना है।
और वहीं प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी इसमें एक मौका दिया हुआ है। पहले डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं, और आपने डिक्लेरेशन में दिया कि प्रेग्नेंट नहीं हैं, और फिजिकल के दौरान अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो रिस्क उसी कैंडिडेट की रहेगी, महिला कैंडिडेट की। लेकिन डिक्लेरेशन में दिया है कि प्रेग्नेंट हैं तो उनको छूट मिलेगी 6 वीक के लिए। आपको 6 वीक के बाद दोबारा से ये दिया हुआ है पीईटी 6 वीक आफ्टर द डेट ऑफ कन्फर्मेंट, तो उसके बाद में दोबारा से आपका होगा, फिजिकल होगा। और इस सब में फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी टेस्ट रेलवे लेगा अगर आपने प्रेग्नेंट का लिए डिक्लेरेशन दिया है तो। जहाँ तक नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं कैंडिडेट, तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि एक ही शिफ्ट में सभी एग्ज़ाम्स नहीं होने वाले, इसलिए नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये सभी पोस्टें हैं, और इनमें आप देखिए असिस्टेंट एसएनटी, इनका सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का काम है, यानी कि जो सिग्नल्स रहते हैं रेलवे में उनका काम है, फ़ोन वगैरह रहते हैं, बीएचएफ रहती हैं, उसका काम है इनका देखना। वर्कशॉप, ये वर्कशॉप में काम रहता है इनका, जो वर्कशॉप रहती हैं उनमें काम रहता है, और कहीं इधर उधर नहीं जाना, ये भी बढ़िया काम है। असिस्टेंट ब्रिज, ये ब्रिज का काम है, जो ब्रिज कि ब्रिज पर रहते हैं रेलवे के, उन ब्रिज पर ड्यूटी लगती है इनकी, ये भी बढ़िया काम है। असिस्टेंट करेज एंड वैगन यानी कि CNW, ये जिम्मेदारी वाला काम है, और थोड़ी इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, तो ये और मेहनत का भी काम है थोड़ा सा। इसके अलावा असिस्टेंट लोको शेड बढ़िया काम है, लोकोमोटिव का काम देखना होता है, ट्रिप शेड में या फिर लोको डीजल शेड, और इलेक्ट्रिक शेड में इलेक्ट्रिक लोको का देखना पड़ता है। उसके बाद में है असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल। तो ऑपरेशंस की बात है तो भैया ये OHE और TRD ये सब इनका देखना पड़ता है, रेलवे के जो GSS होते हैं उनको देखना पड़ता है, इस तरीके का काम है। असिस्टेंट पीवे, ये पीवे का जो काम होता है ये ट्रैक पर काम रहता है, जो भी ये ट्रैक मेंटेनर अलग रहते हैं उन्हीं के आसपास इनका काम रहता है पीवे का। तो ट्रैक मेंटेनर का काम रहता है प्रॉपर ट्रैक का मेंटेन करना, लेकिन इनका एक हेल्पिंग की तरह उनका काम हो जाता है, उनकी हेल्प करना, इस तरीके से। इसके बाद में है असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप। तो वर्कशॉप में ट्रेन लाइट और AC का काम देखना, ट्रेन की लाइटों का और AC का काम देखना वर्कशॉप में। वहीं असिस्टेंट TL एंड AC, तो इसका काम हो गया जो लाइट हैं, देखिए जनरल सर्विस और प्रोडक्शन यूनिट दो अलग हो गई चीज़ें। तो प्रोडक्शन यूनिट में काम हो गया इनका अलग, और जनरल सर्विस में अलग हो गया। स्टेशनों पर लाइटें वगैरह देखना उसका काम हो गया, क्वार्टर वगैरह में उनमें लाइट वगैरह जाती है उसका काम हो गया। और असिस्टेंट ट्रैक मशीन, तो ट्रैक मशीन का काम रहता है भाई, हमेशा ये बाहर ही रहते हैं ज़्यादातर। तो ट्रैक मशीन आप देख सकते हैं रेलवे लाइनों पर जो पीली पीली मशीनें रहती हैं ट्रैक मशीनें हैं भाई, तो इन ट्रैक मशीनों पर इनकी ड्यूटी रहती है, धूल धुआं ये सब का काम इनका रहता है। असिस्टेंट TRD, ये TRD का भाई जो OHE का जो काम देखते हैं ये TRD का काम रहता है। तो और ये जिम्मेदारी वाला काम है, कभी भी इनकी ड्यूटी लग जाती है, ड्यूटी तो हमें रहती है लेकिन इनको कभी भी बुला लिया जाता है। तो ये मतलब ऐसा नहीं है आराम वाली जॉब। पॉइंट्समैन भाई बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। आप स्टेशनों पर जो सिग्नल एक्सचेंज करते हुए जिन लोगों को देखते हैं वो पॉइंट्समैन रहते हैं, एक तरफ स्टेशन मास्टर दूसरी तरफ पॉइंट्समैन। कुछ स्टेशनों पर पॉइंट्समैन के मज़े रहते हैं, कुछ स्टेशनों पर पॉइंट्समैन को भाई बहुत काम करना पड़ता है। तो आप लोग इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पर रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते, नहीं भी रखते हैं तो कोई परेशानी भी नहीं है। कोई जंगल में कहीं या फिर दूर सिटी से स्टेशन है वहाँ पर कम काम रहेगा, यार्ड वगैरह है तो ज़्यादा काम रहेगा। वहीं लास्ट में है ट्रैक मेंटेनर। ट्रैक मेंटेनर का काम पता ही है भाई, देखो ट्रैक मेंटेनर जो भी ये रात में या फिर दिन में जो भी ये इतना भारी वजन लेकर के जो ट्रैक पर ड्यूटी करते हैं, पेट्रोलिंग का काम करते हैं, ट्रैक मेंटेनर होते हैं भाई। और इनका भी कुछ को ट्रैक पर काम करना पड़ता है, कुछ को उनका मेंटेन का काम करना पड़ता है, कुछ पेट्रोलिंग का काम करते हैं, इस तरीके का होता है। तो इस पोस्ट को आप सबसे लास्ट में भी रख सकते हैं। तो इसकी डिटेल वीडियो हम अलग से बना लेंगे, उसमें देख लेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए इतना काफ़ी है भाई। और देख लेना अभी आपको कौन सी पोस्ट सबसे बढ़िया सबसे आगे रखनी है। तो आपको कहीं अच्छी सिटी में रहना है तो आप जो भी ये सैड वाली हैं जॉब उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
एसएनटी की है भाई, कहीं भी जॉब लग जाएगी किसी, लेकिन ठीक ठाक स्टेशन रहेगा। और कम से कम यह है, आपका इलेक्ट्रिक साइड और डीजल साइड वाली जो जॉब हैं ये हमेशा किसी न किसी बढ़िया सिटी में ही रहेंगी। धन्यवाद।